ओके ये टॉपिक है आपका बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर। विदाउट वेक्टर के जीन का ट्रांसफर करना। जो वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर है, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर में फिजिकल और केमिकल मेथड्स हैं दो टाइप के जो आप इसमें पढ़ोगे। बाकी के और कंटेंट में जैसे कि प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन प्लांट, प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर करने के क्या क्या मेथड है वो, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर, डीएनए को आप डायरेक्टली ट्रांसफर भी कर सकते हो, द साइलेंट फीचर्स ऑफ द डिफरेंट मेथड फॉर डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड जो आगे टेबल में दिए गए हैं। देन इलेक्ट्रोपोरेशन जो कि एक फिजिकल मेथड है। इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं कि जो सेल होती है सेल को रप्चर करके हाई इलेक्ट्रिक पावर से सेल को रप्चर करते हैं, उसके बाद जीन को ट्रांसफर करते हैं, डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। देन उसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि इजीली जीन ट्रांसफर हो जाता है और इतनी प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव है बट काम करता है ये। लेकिन लिमिटेशंस इसकी ये हैं कि समटाइम ऐसा होता है जब ज़्यादा हाई वोल्टेज पर सेल समटाइम बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, सेल के अंदर के टिश्यूज खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल बम्बार्डमेंट। पार्टिकल बम्बार्डमेंट यानी कि बायोलिस्टिक्स, इसका अदर नाम भी आ सकता है आपको कि व्हाट इज बायोलिस्टिक, तो दोनों एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पार्टिकल बम्बार्डमेंट में भी एक पिस्टल की जैसी स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पे गोल्ड से रैप्ड करके डीएनए के पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेल के पेट्री डिश के ऊपर सेल होती है, सेल के ऊपर उन्हें उनकी पार्टिकल बम्बार्डमेंट की बारिश टाइप से ऐसे किया जाता है। तो जैसे ही कंटिन्यूसली सेल के ऊपर आके अटैक करेंगे तो कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो ग्रो कर जाती हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो ग्रो नहीं कर पाती या ज़्यादा अमाउंट में आ जाती हैं सेल, तो वहाँ भी टिश्यूज का खराब होने का डर रहता है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक इंटीग्रेशन ऑफ बम्बार्डमेंट। द सक्सेस बम्बार्डमेंट यानी कि जो बायोलिस्टिक है, एक सक्सेसफुल टेक्निक है जो कि कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोपोरेशन अच्छे तरीके से काम करती है। ठीक है। देन फाइनली अगर डायरेक्ट डीएनए हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो माइक्रो पार्टिकल्स की नेचर्स कैसी होनी चाहिए, टिश्यूज की नेचर भी ऐसी हेल्दी नेचर होना चाहिए टिश्यूज जिसके ऊपर हम डीएनए को एंटर कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ अगर उसमें कोई पैथोजेनिक प्रॉब्लम हुई या फिर कोई इस टाइप से डिजीज विद डिजीज सेंसिटिव अगर हुआ तो फिर वो मटेरियल ऑलरेडी वहाँ पे खराब हो जाएगा। तो डीएनए का अमाउंट भी कंसीडर करता है यहाँ पे। अगर हमने डीएनए का पार्टिकल किसी भी सेल को दिया है तो प्रॉपर अमाउंट में ही डीएनए का पार्टिकल जाएगा वहाँ पे। देन उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट होता है एनवायरमेंटल पैरामीटर्स। टिश्यू कल्चर जब भी हम करते हैं इन सब चीज़ों का तो आसपास का जो एनवायरमेंट है वो हमारा नॉन कंटामिनेटेड होना चाहिए। दैट मीन्स कंटामिनेंट वहाँ पे ज़्यादा ना हो और ज़्यादा हाइजेनिक ना हो, वहाँ का एनवायरमेंट डिजीज फ्री होना चाहिए, पैथोजन फ्री होना चाहिए एनवायरमेंट। देन एडवांटेज एंड लिमिटेशंस पार्टिकल बम्बार्डमेंट। नेक्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में ऐसे होता है जैसे कि एक इंजेक्शन ट्यूब होती है, उसमें पार्टिकल डीएनए के पार्टिकल्स को इंसर्ट करके और इंजेक्शन की तरह सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, लाइपो एंड सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। देयर इज द कंटेंट। ओके, बात करते हैं प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन की। Plant transformation, that means plant transformation is a core research tool in plant biology and a practical tool for transgenic plant development. Plant transformation एक रिसर्च टूल है प्लांट बायोलॉजी के लिए और एक प्रैक्टिकल टूल है ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलपमेंट के लिए। ट्रांसजेनिक कौन से प्लांट होते हैं जिनका डीएनए हम चेंज कर रहे हैं। देयर आर मैनी वेरीफाइड मेथड फॉर स्टेबल इंट्रोडक्शन ऑफ नोवेल जीन इनटू द न्यूक्लियर जीनोम ऑफ डेराइव प्लांट स्पीसीज। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो जीन को ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं जिनसे प्लांट स्पीसीज का जनरेशन होता है। प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन परमिट डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमिकली यूजफुल। प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स प्लांट के जीन का अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका कहाँ पे यूज है, एग्रोनॉमिकली, एग्रीकल्चर में यूज है, एग्रोनॉमिकली यूज है, इकोनॉमिकली यूज है उसका। इट
differ to significant tool in breeding program by producing novel and genetically diverse plant materials. इससे क्या होता है कि जो plant material होता है वो genetically diverse भी हो जाता है, transfer भी हो जाता है और improvement भी उससे show होता है. The direct to desirable gene transfer from one organism to another in the sequence stable integration and expression of a foreign gene in the genome is referred to as genetic transformation. So what is genetic transformation? Genetic transformation की अगर एक simple definition होगी तो वो क्या होगी? Direct gene transfer from one organism to another organism. Direct gene transfer from one organism to another organism and the subsequent stable integration and expression of a foreign gene in a genome referred to as genetic transformation. So genetic transformation एक वो process है जिसमें जीन का जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें जीन का ट्रांसफर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में करते हैं, स्टेबल इंटीग्रेशन होता है एंड फॉरेन जीन का जो बाहर का जीन है, फॉरेन जीन का एक्सप्रेशन इजीली होता है, एक्सप्रेशन इजीली होता है. तो दैट इज द जीन ट्रांसफॉर्मेशन. The transferred gene is known as transgenic. जिस जीन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसे बोलेंगे हम ट्रांसजीन. ठीक है, ट्रांसजीन कौन से जीन होते हैं? वो जीन होते हैं ट्रांसजीन जो जीन होस्ट में ट्रांसफर किए जाते हैं, जो जीन होस्ट में ट्रांसफर किए जाते हैं उन्हें ट्रांसजीन बोलते हैं. So transfer gene is known as transgene and the organism that are developed after a successful gene transfer are known as transgenics. तो what is difference between transgene and transgenics? Transgene तो वो जीन होंगे जो जीन पर्टिकुलर सेल के अंदर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और ट्रांसजेनिक्स क्या होगा? फिर ट्रांसजेनिक्स वो ट्रांसजेनिक्स होगा जैसे कि होस्ट ऑर्गेनिज्म को हमने ट्रांसजेनिक्स हम बोल सकते हैं. ट्रांसजेनिक्स वो होगा जिसके अंदर उस जीन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसफर करने के बाद जो सक्सेसफुल एक अपने आप को डेवलप कर रहा है उसे ट्रांसजेनिक्स बोल रहे हैं. ट्रांसजीन तो वो है जिस सेल के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं जीन को, यानी कि फॉरेन जीन को हमने ट्रांसजीन बोला है. और ट्रांसजेनिक्स कौन है? ट्रांसजेनिक्स है होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट सेल जिसके अंदर हमने उस जीन को ट्रांसफर किया है, वो है ट्रांसजेनिक्स. सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन ट्रांसजीन एंड ट्रांसजेनिक्स. ट्रांसजीन इज अ फॉरेन जीन एंड ट्रांसजेनिक्स इज अ होस्ट सेल. ठीक है, ट्रांसजीन फॉरेन जीन है यानी कि बाहर का जीन है जिसे सेल के अंदर ट्रांसफर करना है, और ट्रांसजेनिक्स होस्ट ऑर्गेनिज्म है यानी कि प्लांट की होस्ट सेल को हम ट्रांसजेनिक्स बोल रहे हैं. और सो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जेनेटिक प्रोसेस है जिसमें जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है और ऐसे एक्सप्रेशन करता है, होस्ट सेल में जाके अपने आप को एक अच्छा सा एक्सप्रेशन देता है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. तो 3 टर्म्स यहाँ से निकल के आई, एक तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसजीन और एक ट्रांसजेनिक्स. नेक्स्ट है जीन ट्रांसफर करने के जो मेथड्स होते हैं. वो जीन ट्रांसफर करने के बेसिकली 2 मेथड्स हैं जो ऑलरेडी मैं एक आपको बता चुकी हूँ कि वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेक्टर लेस जीन ट्रांसफॉर्मेशन. वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर ही चुकी हूँ. एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर का डायरेक्ट मेथड जो होता है जीन ट्रांसफर का, ये भी 2 टाइप का होता है. डायरेक्ट मेथड एक तो फिजिकल मेथड होता है और एक केमिकल मेथड होता है. फिजिकल मेथड में मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में कंटेंट में बताया था. हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो प्रोजेक्टाइल, माइक्रो इंजेक्शन, लाइपोसोम, सिलिकॉन, एंड केमिकल में पॉलीइथाइलिन ग्लाइसोल मीडिएटेड. बात करते हैं वेक्टर नॉन मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड की. द टर्म डायरेक्ट और वेक्टर लेस ट्रांसफर ऑफ डीएनए इज यूज्ड
when the foreign DNA is directly introduced in the plant genome. So vectorless जो word है, vectorless word या फिर term कहाँ यूज होती है? vectorless term डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है, डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है जहां पर बाहर का डीएनए डायरेक्टली प्लांट जीनोम में इंट्रोड्यूस होता है, जहां पर बाहर का डीएनए प्लांट जीनोम में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस होता है। और डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर मेथड डिलीवर टू नेक्ड डीएनए इनटू द प्लांट सेल। जो डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर मेथड होता है उसमें ऐसा बहुत कम होता है कि नेक्ड डीएनए को प्लांट सेल में ट्रांसफर कर सके। बेसिकली क्या होता है कि जो वेक्टर विद वेक्टर जीन ट्रांसफर मेथड होता है, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम है, उसमें तो नेक्ड डीएनए को ट्रांसफर करते हैं हम, लेकिन जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें ऑलवेज या तो सिल्वर की कोटिंग होती है या गोल्ड की कोटिंग होती है डीएनए पार्टिकल के ऊपर, हम तभी ट्रांसफर करते हैं, अदरवाइज तो डीएनए का पार्टिकल डैमेज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज इन कंट्रास्ट to the agrobacterium vector mediated DNA transfer which may be regarded as indirect method। एग्रोबैक्टीरियम यानी कि वेक्टर विद वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, दैट मींस इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट क्यों होगा? पहले डीएनए को किसी और सोर्स में डालेंगे, फिर उसके बाद तब होस्ट सेल को देंगे, तो वो वहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड हो गया। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली हमने डीएनए को गोल्ड पार्टिकल से रैप किया और उसे हमने डायरेक्ट होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो वो होगा डायरेक्ट मेथड। सो इन कंट्रास्ट टू एग्रोबैक्टीरियम और वेक्टर मीडिएटेड डीएनए ट्रांसफर which may be regarded as indirect method, majority of the direct transfer method are simple and effective। okay, comparison to vector mediated gene transfer से कंपैरिजन टू वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर से जो वेक्टर लेस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है उसमें जो डीएनए का ट्रांसफर होता है वो इजीली होता है, सिंपल होता है और इफेक्टिव भी होता है। And in fact, several transgenic plant have been developed by this approach। और जो कुछ ट्रांसजेनिक्स प्लांट बनते हैं वो डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर के मेथड से ही बनते हैं। डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर मेथड, एक सेकेंड का टाइम दो मुझे, मैं आई। सो डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? सबसे पहले फिजिकल जीन ट्रांसफर, ठीक है, दूसरा केमिकल जीन ट्रांसफर। पहला है फिजिकल जीन ट्रांसफर, दूसरा है केमिकल जीन ट्रांसफर और थर्ड है डीएनए इम्बिबिशन बाय सेल, टिश्यू और ऑर्गन। ठीक है, पहले बात करते हैं फिजिकल जीन ट्रांसफर में। फिजिकल जीन ट्रांसफर जैसे कि इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल बम्बार्डमेंट, माइक्रो इंजेक्शन, लाइपोसोम फ्यूजन, सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर, ये होता है फिजिकल जीन ट्रांसफर मेथड में। ठीक है, केमिकल जीन ट्रांसफर मेथड में पॉलीइथाइलिन ग्लाइसोल यानी कि पीईजी मीडिएटेड एंड डाई इथाइल अमीनो इथाइल DEAE, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो इसे भी अच्छे से देख लेना। पॉलीथीन ग्लाइसोल एंड DEAE यानी कि डाई इथाइल अमीनो इथाइल। डेक्स्ट्रॉन मीडिएटेड कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन, ये है केमिकल जीन ट्रांसफर मेथड। डीएनए इम्बिबिशन बाय सेल, डीएनए का सेल के थ्रू या टिश्यूज के थ्रू या ऑर्गन के थ्रू इम्बिबिशन होना। ठीक है, थर्ड मेथड होता है डीएनए इम्बिबिशन बाय सेल। सो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, फिजिकल जीन ट्रांसफर मेथड। An overview of the general scheme for the production of transgenic plant by employing physical transfer method, जो दे रखा है नेक्स्ट, इसमें फिजिकल जीन ट्रांसफर मेथड के बारे में है ये। फिजिकल जीन ट्रांसफर ये एक ओवरव्यू है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल बम्बार्डमेंट और लाइपोसोम फ्यूजन वो सब यहाँ पे नहीं है। ये एक ओवरव्यू है कि फिजिकल जीन ट्रांसफर मेथड में इस टाइप से जीन ट्रांसफर होता है। ये एक ओवरव्यू है, मैं इसे बता देती हूँ इसमें क्या है।
सबसे पहले हमने प्लांट लिया, उस प्लांट को हमने उस प्लांट में से कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल लिया, तो प्लांट्स को पहले हम एक्सप्लांट में एक्सप्लांट बनाएंगे। एक्सप्लांट मतलब वो प्लांट जहाँ से टिश्यू या ऑर्गन या सेल हमने लिया। कोई भी प्लांट का पार्ट ले सकते हैं, लाइक लीफ, एम्ब्रियो, मेरिस्टेम, कैलस, सेल, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो जिस लीफ को, एम्ब्रियो को, मेरिस्टेम को, कैलस को, सेल को हम जिस प्लांट से लेते हैं उस प्लांट को एक्सप्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लांट से हमने कोई भी लीफ या एम्ब्रियो हमने लिया, फिर वहां से हमने उसका फिजिकल एंड केमिकल मेथड अगर हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो डीएनए को हम डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। जनरली हमने डीएनए को डायरेक्ट ट्रांसफर किया फिजिकल या केमिकल मेथड में। जैसे ही हमने डीएनए को उस टिश्यू के ऊपर ट्रांसफर किया, तो क्या वो टिश्यू किस चीज में कन्वर्ट हो गया? ट्रांसफॉर्म्ड सेल या टिश्यू में वो कन्वर्ट हो गया। ट्रांसफॉर्म्ड सेल या टिश्यूज, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड या सेल, ट्रांसफॉर्म्ड सेल या टिश्यूज में कन्वर्ट होने के बाद वहां से दो प्रोसेस उसके निकल के, तीन प्रोसेस उसके निकल के आते हैं। या तो उसका शूट इंडक्शन हो सकता है, यानी कि शूट बनाने के लिए उसका यूज कर सकते हैं, या फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसे, या फिर कैलस, अनडिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड सेल का हम यूज कर सकते हैं। तो तीन प्रोसेस में हमने उसका यूज किया। अगर हम शूट इंडक्शन बनाते हैं तो ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट यानी कि ट्रांसजेनिक, अगर हम एम्ब्रियो बनाते हैं, एम्ब्रियो से भी ट्रांसजेनिक प्लांट बनता है। अगर कैलस बनाते हैं, बिकॉज ऑफ कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड मास, ठीक है, जिसे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओ कि ये क्या है, क्या फॉर्म है, एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसका कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है, तो वो कैलस बन सकता है। कैलस को शूट में कन्वर्ट करते हैं। जब शूट में कन्वर्ट करते हैं, इन सब प्रोसेस के लिए सिलेक्शन एंड रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली हमने किसी कैलस को लिया, ग्रो कराया, फिर उसका एक पार्ट लिया, फिर ग्रो कराया, फिर सब कल्चर किया, फिर सब कल्चर किया, तो उसे बोला गया रीजनरेशन, सेलेक्ट करना और रीजनरेट करना। तो समटाइम ऐसा होगा कैलस से कोई एक स्ट्रक्चर ऐसी निकल के आएगी जिस चीज से हमने वो कैलस लिया है, चाहे वो लीफ का है, अगर वो शूट का है तो शूट की स्ट्रक्चर देगा, लीफ का है तो लीफ की स्ट्रक्चर देगा। तो सिलेक्शन और कंटिन्यूअसली रीजनरेशन करने पे उसका शूट बनेगा। स्क्रीनिंग फॉर ट्रांसफॉर्म्ड ट्रेट, और उसका फिर कंटिन्यू आगे स्क्रीनिंग करेंगे कि पर्टिकुलर ये ट्रेट हमारे लिए अच्छा है, ये ट्रेट हमारे लिए सही नहीं है, उसका फिर से रीजनरेशन करेंगे। तो स्क्रीनिंग फॉर ट्रांसफॉर्म ट्रेट, ट्रांसफॉर्म प्लांट बन गया। ट्रांसफॉर्म प्लांट से टेस्टिंग फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट की टेस्टिंग, ट्रांसजेनिक प्लांट की टेस्टिंग के बाद सीड जो निकल के आए हैं सही सीड, वो सीड हम लेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्म प्लांट स्क्रीन्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्क्रीन करके हमने उसे आगे प्रोसीड कर दिया, देन T1 सीड वहां पे बना, ठीक है। G0 नेक्स्ट जनरेशन, दैट मीन्स G0 जनरेशन, फिर T1 जनरेशन मतलब G1 जनरेशन में हमने फिर उसे ट्रांसफर किया। सो ये एक फिजिकल जीन ट्रांसफर मेथड का ये ओवरव्यू है। ओवरव्यू का मतलब ये सेपरेटली जो टेक्निक्स आपकी हैं उनका प्रोसेस अलग है, और जो एक एक प्रोसेस में अलग अलग है, लेकिन सारे प्रोसेस में जो डीएनए का पार्टिकल होता है, डीएनए का पार्टिकल लेके हम जो किसी प्लांट के ऊपर इंसर्ट कराते हैं, फाइनलाइज, उसका यही प्रोसेस होता है, यही चीज निकल के आती है, ठीक है। मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट ही निकल के आते हैं। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द फिजिकल जीन ट्रांसफर मेथड। पहली हेडिंग की बात करते हैं फिजिकल मेथड की, इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। पहला है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन जो कि मैंने अभी आपको बताया क्या है, ये एक फिजिकल जीन ट्रांसफर मेथड है। कौन सा मेथड है? फिजिकल जीन ट्रांसफर मेथड है। बेसिकली इलेक्ट्रोपोरेशन में हाई फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का यूज होता है। मींस electroporation basically involve the use of high field strength electrical impulses to reversible permeabilize the cell membrane for the uptake of DNA. DNA के पार्टिकल में, जो डीएनए का पार्टिकल होता है उसमें इलेक्ट्रिकली हम करंट प्रोवाइड कराते हैं सेल को। सेल को अगर हम करंट प्रोवाइड कराते हैं तो सेल वहां से रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद जो बाहर का डीएनए होता है उसे अपटेक कर लेती है, ठीक है, उसे अपटेक कर लेती है। दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर डिलीवर
This technique can be used for the delivery of DNA into intact plant cell and protoplast. इस टेक्निक का यूज डीएनए को डिलीवर करने के लिए होता है कौन से प्लांट सेल में, जो कंप्लीट प्लांट सेल, बिना टूटी फूटी सेल में भी हम डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं, बिना ब्रेकेज प्रोटोप्लास्ट में भी हम डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू, ठीक है। द प्लांट मटेरियल इज इंक्यूबेटेड इन अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग डिजायर्ड फॉरिजन टारगेट डीएनए। जो प्लांट मटेरियल होता है उसे बफर सॉल्यूशन में इंक्यूबेट करके रखते हैं। उस बफर सॉल्यूशन में डीएनए का पार्टिकल्स, फॉरिजन डीएनए या टारगेट डीएनए या ट्रांजीन का पार्ट के डिजायरेबल डीएनए का फ्रेगमेंट भी पड़ा हुआ होता है एंड सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। और वहां पे क्या करते हैं, हाई वोल्टेज उस सेल को देते हैं जिससे कि वो सेल मेम्ब्रेन रप्चर होनी स्टार्ट हो जाती है और डीएनए वहां पे इंसर्ट कर जाता है। ये है इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक। The result in the formation of pore in the plasma membrane through which DNA enter and get integrated into the host cell genome, ठीक है। फाइनली क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर का फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छिद्र बनने शुरू हो जाते हैं, पोर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। क्यों हुआ पोर का फॉर्मेशन, क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट तेज कर दिया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही पोर बनते हैं वहां से उन पोर के थ्रू जो डीएनए का पार्टिकल होता है, डीएनए का पार्टिकल एंटर कर जाता है और होस्ट सेल के जीनोम के साथ जाकर इंटीग्रेटेड कर जाता है, ठीक है, वहां पर टाई अप कर जाता है। इन द अर्ली ईयर ओनली प्रोटोप्लास्ट वर यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोपोरेशन। अभी कुछ ही टाइम पहले अर्ली ईयर्स में केवल प्रोटोप्लास्ट का ही यूज किया गया है जीन ट्रांसफर मेथड में, खासकर इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा। नाउ इट इज इंटैक्ट सेल, कैलस कल्चर एंड एमेच्योर एम्ब्रियो। इंटैक्ट सेल यानी कि बिना टूटी फूटी सेल, जो कंप्लीट सेल होती है उसे इंटैक्ट सेल बोलते हैं। इंटैक्ट सेल में, कैलस कल्चर में, एमेच्योर एम्ब्रियो में, कैन बी यूज्ड विद सुटेबल प्री एंड पोस्ट इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक। इलेक्ट्रोपोरेशन का यूज बहुत इजी गोइंग किया जाता है। So electroporation has been successfully used for production of transgenic plant. इलेक्ट्रोपोरेशन सक्सेसफुली यूज होता है ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाने के लिए। इलेक्ट्रोपोरेशन सक्सेसफुली यूज होता है ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाने के लिए। कहाँ पे बनाने के लिए, राइस, व्हीट, मेज, ठीक है। बिकॉज ऑफ जितनी भी इकोनॉमिकली ये प्लांट हैं, जो राइस, व्हीट, पल्सेस, मेज, इन सब में एग्रो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट मेथड का यूज किया जाता है। राइस, वीज, मेज और पल्सेस, इन सब में इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए इसमें डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड का यूज किया जाता है, लाइक दैट इलेक्ट्रोपोरेशन। सो अगर एग्जांपल आपको आता है कि गिव द एनी वन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक यूज सक्सेसफुली इन प्लांट, तो कौन से प्लांट में इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक सक्सेसफुल है, लाइक दैट राइस, व्हीट, मेज, ठीक है। एक या दो प्लांट के नेम आते हैं तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। इलेक्ट्रोपोरेशन का ये एक जर्नल व्यू है, ठीक है। इलेक्ट्रोपोरेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन हमें करना है, देन इलेक्ट्रिकल एजेंट, इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन के लिए पेनिट्रेशन एंड नॉन पेनिट्रेशन, इलेक्ट्रिकल एजेंट लाइक दैट फील्ड स्ट्रेंथ एंड पल्स पैरामीटर्स, ये सब नापने के लिए हमारे पास होने चाहिए। इलेक्ट्रोपोरेशन में के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं हम, वैक्सीन की डिलीवरी कर सकते हैं, जीन डिलीवरी में यूज कर सकते हैं एंड ड्रग डिलीवरी में हम इलेक्ट्रोपोरेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन डिलीवरी दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोपोरेशन का यूज होता है HIV कैंसर डिजीज को डायग्नोज करने में इसका यूज होता है, आइडेंटिफिकेशन करने में इसका यूज होता है। जीन डिलीवरी में एग्जाम्पल GM, CSF, इन सबकी फुल फॉर्म मुझे नहीं पता। इंट्रा ट्यूमराई इंजेक्शन, कैंसर ट्रीटमेंट, दैट मीन्स जीन डिलीवरी का जो यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। और ड्रग डिलीवरी का जो यूज होता है इलेक्ट्रो कीमोथेरेपी,
यानी कि ब्लोमाइसिन, ड्रग डिलीवरी, इलेक्ट्रोकीमोथेरेपी यानी कि ब्रेस्ट कैंसर में भी इसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपोरेशन का इन 3 चीजों में एज ए ह्यूमन बीइंग भी वहां पे भी यूज होता है। और प्लांट में मैंने आपको बता ही दिया कि व्हीट, राइस, पल्सेस और इन सब में इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू डायरेक्ट जीन ट्रांसफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे कि उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ सके, जिससे कि ट्रांसजेनिक क्रॉप इम्प्रूव हो सके। So electroporation is based on the principle that high voltage electric pulse can induce cell plasma membrane to fuse. तो ये टेक्निक किसके ऊपर बेस्ड करती है? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर या पल्सेस के ऊपर बेस्ड करती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं। ठीक है, thus electroporation is a technique involve electric field mediated membrane permeabilization. तो इस इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक में क्या चीज इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रिक फील्ड मेडिएटेड मेम्ब्रेन परमेबलाइजेशन। इलेक्ट्रिक शॉक कैन बी ऑल्सो इंड्यूस सेलुलर अपटेक ऑफ एक्सोजेनस डीएनए। इलेक्ट्रिक शॉक जो बाहर का डीएनए है, जब हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, सबसे पहले हमने सेल को रखा, सपोज हम बफर सॉल्यूशन का मैंने बताया इसमें कि बफर सॉल्यूशन को रखते हैं, तो बफर सॉल्यूशन के अंदर हमने एक्सोजीनस डीएनए का पार्टिकल रखा और वो पर्टिकुलर सेल रखी। उस सेल के बाद इलेक्ट्रिक शॉक हमने दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद जो डीएनए का पार्टिकल होगा वो सेलुलर अपटेक कर जाएगा सस्पेंडिंग सॉल्यूशन से, तभी जाकर वो सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करके उसमें इंसर्ट करता है। Electroporation is a simple and rapid technique for introducing gene into the cell from various organisms. Electroporation simple और rapid technique होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। बेसिक टेक्निक इसमें पर्टिकुलर होता क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट साइड में एक डायग्राम बना हुआ। अगर किसी प्लांट की एक सेल को लिया, एक सेल और इधर डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये दोनों चीज हमारे पास अलग अलग है। एक हमारे पास इंटेक्ट सेल है, दूसरा हमारे पास डीएनए का फ्रेगमेंट है, फ्लोरेसेंट डीएनए का फ्रेगमेंट। उन दोनों को मिक्स करके हमने एक बफर सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। स्पेशल क्यूबिटाइल जहाँ आपको दिखाई दे रही है वहां पे हमने इसे ऐड किया, दोनों को मिक्स किया एक साथ। जैसे ही मिक्स किया तो हमने इलेक्ट्रिकल पल्स जैसे ही दिया तो इलेक्ट्रिकल करंट से पोर बनने स्टार्ट हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन पर। पोर बनेंगे तो डीएनए का फ्रेगमेंट जाकर इंसर्ट कर जाएगा। आप देख पा रहे हो ऊपर डायग्राम से, 3rd नंबर का जो डायग्राम है, जब हमने इलेक्ट्रिकल पल्स दिया है तो डीएनए एंटर करता है सेल में पोर के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन रप्चर होती है, जैसे ही डीएनए एंटर करता है तो सबसे लास्ट वाली स्ट्रक्चर में डीएनए एंटर न्यूक्लियस, फिर वही डीएनए जो बाहर का डीएनए फ्रेगमेंट होता है वो सेल का जो डीएनए होता है उसके साथ इंटरेक्ट करके वहां पे डीएनए का फ्रेगमेंट बनाता है। This is the basic technique of electroporation for transgenic gene into the mammalian cells. Even plant cell ही नहीं, mammalian cell में भी इसका use होता है। The cell are placed in a solution containing DNA and subjected to electric shock to cause hole in the membrane. अगर electric shock जैसे ही हम इसे देते हैं सेल को, तभी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक होती है तो जो बाहर का डीएनए होता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर इंसर्ट करता है। The fluorescent DNA fragment enter through the hole into the cytoplasm and then the nucleus. तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ब्रेक है तो डीएनए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ब्रेक करके कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा और साइटोप्लाज्म से होते हुए फिर वो न्यूक्लियस में एंटर करेगा। इलेक्ट्रोपोरेशन इज एन इफेक्टिव वे टू ट्रांसफॉर्म इकोलाई सेल कंटेनिंग प्लाज्मिड एंड इंसर्ट डीएनए लॉन्गर देन 100 kb। इलेक्ट्रोपोरेशन की जो ये टेक्निक है, अगर 1000 kb से ज्यादा डीएनए है उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। इकोलाई सेल में हम ट्रांसफर कर सकते हैं प्लाज्मिड के साथ। ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी अराउंड 10⁹ ट्रांसफॉर्मेशन पर माइक्रोग्राम ऑफ डीएनए। जो एफिशिएंसी पावर होती है 10⁹ ट्रांसफॉर्मेंट पर माइक्रोग्राम होती है। दैट मीन्स स्मॉल प्लाज्मिड अबाउट 3 kb का होना चाहिए एंड अबाउट 10⁶ लार्ज प्लाज्मिड, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट है डीएनए का 130 kb होना चाहिए और कम से कम अमाउंट 3 kb का होना चाहिए।
और 100 kb से बड़ा ना हो तो भी वो चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 130 kb से ज्यादा अगर डीएनए का फ्रेगमेंट होगा तो इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो नहीं हो पाएगा। देर आर सम एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन। ये टेक्निक सिंपल है, कॉन्वीनियंट है, बहुत रैपिड है, बिसाइड बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ इन सब में ये सारी टेक्निक है कि ये सिंपल भी है, कॉन्वीनियंट है और रैपिड है, ठीक है। द ट्रांसफॉर्म सेल आर द सेम फिजियोलॉजिकल स्टेट आफ्टर इलेक्ट्रोपोरेशन। बेसिकली इसके अंदर ये खास बात रहती है सेल की कि वो जो उसका स्टेट होता है सेल का बाद में भी सेम रहता है, जैसे कि पहले होता है सेल का स्टेटमेंट वैसा ही लास्ट में रहता है। आफ्टर इलेक्ट्रोपोरेशन जैसे ही सेल को अंदर किया उसके बाद सेल पूरी तरीके से इंटैक्ट हो जाती है, कहीं से भी ब्रेकेज शो नहीं करती। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ऑप्टिमाइजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एडिशन ऑफ स्पर्मिडाइन। अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है ट्रांसफॉर्मेशन की इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू, तो अगर हम स्पर्मिडाइन ऐड करते हैं तो उससे एफिशिएंसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो देयर आर एडवांटेज एंड देयर आर, I think there will be some disadvantage. Yes, this is the limitations of electroporation. Under normal condition, the amount of DNA delivery into the plant cell is very low. इस सिचुएशन के साथ साथ क्योंकि इलेक्ट्रिकल पल्स हम एक मिनिमम अमाउंट पर ही रख सकते हैं जिससे कि सेल डैमेज होने का डर रहता है, तो प्रोसेस इतना ज़्यादा कम होता है कि ये प्रोसेस डीएनए का ट्रांसफर करने का बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन इज हाईली वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द प्लांट मटेरियल एंड ट्रीटमेंट कंडीशन। इलेक्ट्रोपोरेशन की जो एफिशिएंसी होती है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ जाते हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि प्लांट का मटेरियल अलग है, समटाइम ट्रीटमेंट की कंडीशंस अलग है। रीजनरेशन ऑफ प्लांट इज नॉट वेरी इजी, पर्टिकुलरली व्हेन प्रोटोप्लास्ट आर यूज्ड। प्लांट का रीजनरेशन, फिर से दोबारा से प्लांट बनना उसका ज्यादा आसान नहीं होता अगर प्रोटोप्लास्ट आपने उस केस में यूज किया है तो। So there are some limitations of electroporation.